जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तबीयत सेहत कैसी है आप लोगों की? बेटा पहली क्लास है? पहली क्लास है सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर आप सब ठीक है? तबीयत सेहत रिवीजन की है मेरे ख्याल अच्छे से? वालेकुम सलाम जी, आ रही है, चलें सर ठीक है। रिवाइज़ करवा देंगे मुझे प्लीज़? यार रिवाइज़ करवा देंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज पढ़ लिया था क्या? अब हम ये फैन ऑफ कर देंगे प्लीज, फैन ऑफ कर देगा सर। एसेट और लाइबिलिटीज पढ़ लिया था, तो क्या आप मुझे रिवाइज करवा सकते हैं एसेट और लाइबिलिटीज क्या होते हैं प्लीज? एसेट के लिए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, अब कोई और बताए? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लाइबिलिटी के लिए कोई तीन लोग? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बात समझ आ गई? पास्ट इवेंट समझ आता है क्या होता है? आउटफ्लो समझ आता है क्या होता है? और इकोनॉमिक रिसोर्स का आना एसेट के केस में समझ आता है क्या होता है? और ये बताएं कि आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन समझ आती है? ऑब्लिगेशन से एसेट बनता है, लाइबिलिटी बनती है? और फ्यूचर के बेनिफिट से एसेट बनता है, लाइबिलिटी बनती है? एसेट में करंट नॉन करंट, भाई करंट क्या होते हैं और नॉन करंट, विच मीन्स कि ये बिल्डिंग करंट है, ये नॉन करंट है। और इसका मतलब है कि सर ये जो पानी की बोतल है अगर ये हमारे पास पड़ी हुई है बहुत सारी, तो इसका मतलब ये करंट है या नॉन करंट? करंट है, मतलब बेनिफिट देंगी। कैश करंट होता है, नॉन करंट होता है? ठीक है। बैंक के अंदर कैश पड़ा वो करंट होता है, नॉन करंट होता है? वो भी करंट होता है। और लाइबिलिटीज की बात करें तो उसमें भी करंट और नॉन करंट आ जाती है। करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी विच मीन्स के करंट एंड नॉन करंट ऑब्लिगेशंस। जो चीज आपने 12 महीने के बाद पे करनी है वो क्या कहलाएगी? और जो चीज विद इन 12 मंथ्स। ऑनलाइन वाले जरा सब साथ हैं यहां तक प्लीज? अगर यहां तक सब साथ हैं, सर कैश कैन बी एसेट और नॉट? क्यों भाई, कैश तो हमेशा एसेट ही होगा। गुड्स क्यों होंगी कैश? गुड्स तो वो होती हैं जो जिसमें एक बिजनेस डील करता है, जिसको बेच के वो कमाता है। क्या कोई बिजनेस कैश बेचता है? नहीं, कैश तो बाय प्रोडक्ट है जो आपके गुड्स से आता है। ठीक है, चलें जी, यहां तक मेरा ख्याल है सब साथ हैं। ये सबने नोट कर लिया था अपने पास? ये यहां से स्टार्ट हुआ था, एसेट से स्टार्ट हुआ था, और करंट नॉन करंट की बात हुई थी, डेटर्स की बात हुई थी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? मेरे क्रेडिटर्स हैं विच मीन्स के मेरी, और अगर सपोज मैंने जिसका पैसा देना उसके लिए मैं कौन हूं? डेप्टर्स या डेटर्स? डेटर्स, डेप्टर्स नहीं सर, डेटर्स। तो जिसका मैं डेटर हूं उसके लिए मैं क्या हूं? सब बराबर यहां पे सब साथ। आप आगे आ जाए। आज लेक्चर नंबर 6 है। liabilities that need to be paid after 12 months of the reporting date। मतलब ये हुआ कि जिस दिन खड़े होके मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट का वर्ड समझ आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, फाइनेंशियल डाटा को इकट्ठा कर रहा हूं, जिस दिन उस दिन से आगे 12 महीने के अंदर अंदर जो भी पेमेंट्स हैं वो करंट में है, और उस दिन से आगे 12 महीने के बाद जितनी भी पेमेंट्स हैं वो ऐसा है। चलें सर आगे आ जाएं, आपको आती हैं इसकी एग्जांपल्स भी, बोनस पेबल, लीज ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब आते हैं, बात करते हैं किसकी? इनकम की। सर इनकम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एक बिजनेस के लिए इनकम उसकी बुनियाद होती है। मतलब इनकम होगी तो ही एक बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, तभी एक बिजनेस कहलाएगा जब उसके पास इनकम होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ खर्चे होंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा ना, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होगी फिर, इसका मतलब है। तो
यहाँ तक मेरा ख्याल है सब साथ हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलें सर, ठीक है। अब सर बात ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बिजनेस है जो किसी गुड्स में डील करता है। सर एक बाटा की कंपनी है, आ जाए, वालेकुम सलाम। सर एक बाटा की कंपनी है, जूते बेचती है, बनाती है और बेचती है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इनकम आती है। और कोई और जवाब? रेवेन्यू आता है। कोई और जवाब? प्रॉफिट आ जाता है। अब मेरा एक सवाल है, क्या मैंने जूते बनाए, बाटा की कंपनी है वो बात कर रही है आप लोगों से, क्या भाई मैंने जूते बनाए और क्या उससे डायरेक्टली प्रॉफिट बन गया? क्या ऐसा होता है या कुछ और भी चीजें हैं जो हमें समझनी है? सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो सर हमारे पास रेवेन्यू आएगा। हम एक चीज, सर मैंने ये चीज बनाई है और मैं इसको बेच रहा हूं। जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? रेवेन्यू आएगा, कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, कुछ ना कुछ इनकम आएगी। अच्छा, ये तो हर बिजनेस में ऐसे होता है। फिर अगर उस बिजनेस ने देखना है कि मैंने प्रॉफिट कितना बनाया, उसके लिए वो क्या करेगा? एक्सपेंस को माइनस करेगा। विच मीन्स कि जब आप गुड्स को बेचते हैं, एक बिजनेस जिस भी गुड्स में डील करता है, चाहे एसी बनाता है, चाहे वो लाइट बनाता है, पंखे बनाता है, कुछ भी बनाता है, जब वो एक चीज को बेचता है तो उससे क्या जनरेट होती है? उसकी इनकम और रेवेन्यू जनरेट होता है। और जब वो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने उसके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, जब वो उसको लेस कर देता है तो नेट पे क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। मेरी बात समझ आ रही है? विच मीन्स के सर दोबारा बता रहा हूं, इनकम में से खर्चे निकालूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि सर इनकम का आपको पता तो चलेगा कि ये होती क्या है, किस तरह से। इस सारी बातें इंशाल्लाह हम आगे जाके करेंगे। डिस्काउंट्स की बातें 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ दे देंगे, फ्लैट ऑन ऑल आइटम्स, कोई मसला नहीं है, जरूर देंगे, डिस्काउंट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्या आज ही सारी बातें पढ़ लें? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल आपने लॉजिकल बात की है, लेकिन 2-3 क्लासेस बाद ये बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी तो बात कर रहे हैं कि इनकम, सपोज कर लें बाटा ने अभी सीजन नहीं है, सेल नहीं लगाई हुई, अभी सपोज कर लें, कल सेल लगा देंगे, मसला नहीं है, आज सेल नहीं लगाई हुई। भाई अगर उसने 10 जूते बेचे हैं और एक जूते की प्राइस है 1000, रेवेन्यू कितना? 10,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट? इज इक्वल टू प्रॉफिट और नॉट? इसका मतलब है कि इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई ना कोई आप खर्चे लेस करें, तो फिर क्या आए आपके पास? प्रॉफिट आए। वो कहता यह है कि इनकम आपकी तब जनरेट होती है, या तब इनकम कहा जाता है उस चीज को जब उससे आपके एसेट्स बढ़ जाएं या आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। आप बताएं, मुझे बताएं, एसेट्स बढ़ने में कोई फायदा नजर आ रहा है? लायबिलिटी कम होने में कोई फायदा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है इनको नजर। अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए देने हैं और मुझे उड़ती उड़ती खबर है कि यार आज मैंने जो है इसको 1 लाख नहीं बल्कि 50,000 देने हैं, तो बताएं मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? मुझे बैठे बैठे पता चला कि यार मेरा 50,000 गायब। मतलब मैं एक एग्जांपल जनरेट कर रहा हूं ना, एक एग्जांपल क्रिएट किया मैंने कि जब भी आपके एसेट्स बढ़ते हैं और आपकी लायबिलिटी में, भाई ऐसे बख्शेगा कोई नहीं, ऐसा हो भी सकता है, कोई अल्लाह का बंदा हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे बताएं सर, आपके कपड़े अभी तक भीगे हुए हैं सर, आप मेरे ख्याल फैन ऑन कर ही लें। कितनी दूर से आए हैं आप? बहुत दूर से आए हैं। घर बैठ के ऑनलाइन ले लेते यार। अच्छा चलें ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा था सर आपको कि जब भी आपके एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो आपको अच्छा फील होगा, और जब भी आपकी लायबिलिटी में डिक्रीज आएगा, कम होगी, तब आपको अच्छा फील होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मेरी लिए क्लास चल रही है, 11 बजे मुकनी है, तो बात गल करियो। नहीं तुसी आज पहुंच जाओ ना, उधर घर पे पहुंच जाओ ना।
चलो ठीक है, फिर 11 बजे क्लास मुकती तो मैं कॉल करता हूँ। चलो मैं कर दूँगा, ठीक है अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी सर, जब आपके एसेट्स में इंक्रीज आए और लायबिलिटी में डिक्रीज, क्या वो चीज इनकम बनेगी फिर आपकी? आपने मैं आप सिंपल बात कर रहा हूं, आपने जूते बेचे, आपने बेच के क्या रिकॉर्ड किया होगा अपने पास? आपने कहा होगा कि मेरे पास 10,000 रुपए कैश आ गया। 10,000 रुपए कैश आने से, जब मेरे पास कैश आया 10,000 रुपए, 10,000 कैश आने से मेरे एसेट्स बढ़े या कम हुए? बढ़े या कम हुए? सर एसेट्स मेरे इंक्रीज हो गए। मेरी बात समझाइए? तो इसका मतलब इसकी जो दूसरा जो हेड होगा इसका, आपने और क्या रिकॉर्ड किया होगा इसके साथ? वो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड किया होगा आपने सेल्स भी रिकॉर्ड की होंगी, या आपने रेवेन्यू भी रिकॉर्ड किया होगा कुछ ना कुछ। एक जगह आपने दिखाया देखो मेरा रेवेन्यू इतना है, और दूसरी जगह आपने दिखाया देखो मुझे इतना कैश भी मिला। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप चीज को बेचते हैं या सेल करते हैं तो आपके पास एसेट्स आपके बढ़ जाते हैं, क्या वो बात सही होगी? चलिए सपोज कर ले कोई बच्चा मुझे कहता है सर कैश नहीं आया, हमने उधार पे बेची थी चीजें, हमने उधार पे बेची थी चीजें, तो बताएं क्या मेरा डेटर जो है वो बढ़ गया होगा? क्या मेरा डेटर बढ़ गया होगा? जो मेरे उधारी हैं, जिन्होंने मेरा पैसा देना है, मेरे रिसीवेबल्स बढ़ गए होंगे? तो भाई मुझे बताएं कि जब भी आप कोई चीज बेचते हैं तो आपके एसेट्स में इंक्रीज आता है, ऐसा है? एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स एंड एनी अदर फॉर्म। सपोज कर लें उसने आपको 10,000 रुपए का ना डेटर था ना आपका वो कैश था, उसने आपको सर एक व्हीकल दे दिया बदले में, बोला कि 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए के मुझे चीजें दे दो, मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरे पास कोई और चीज है, ना मैं बाद में दूंगा, हाँ मेरे घर में एक बाइक खड़ी हुई है उसकी 10,000 रुपए कीमत है, उसकी बदले में वो ले जाओ। बताएं क्या तब भी एसेट बना आपका? तो भाई चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, लाजमी नहीं है वो कैश हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो व्हीकल की फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म हो जाए, लेकिन जब भी आप रेवेन्यू या आप इनकम को अर्न करेंगे तो आपके एसेट्स, क्या मैं इस बात को प्रूव कर पाया हूं? इसको अपने पास नोट करें। फिर जब भी आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, इनकम कमाएंगे, तो आपके एसेट्स हमेशा बढ़ेंगे। बिल्कुल बेटा, रेवेन्यू को सेल्स भी कहते हैं। नहीं, लायबिलिटी पे भी मैं आया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ एसेट्स बताए हैं, लायबिलिटी बताऊंगा अभी तो लायबिलिटी पे आया ही नहीं बेटा। जब भी उर्दू में लिख लें कोई मसला नहीं, जब भी एक बिजनेस रेवेन्यू अर्न करेगा, इनकम बनाएगा, तो उसके एसेट्स बढ़ेंगे। अच्छा, सब लिख लिया आप लोगों ने? सर प्लीज अगर लिख लिया तो मुझे बता दें। अच्छा, अब मैं दूसरी बात कर रहा था, डिक्रीज इन लायबिलिटी। हम बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस जब भी सेल करता है एसेट बढ़ जाते हैं। सर सपोज करें मैंने एक बंदे के कुछ पैसे देने थे, कुछ पैसे देने थे, मैं उसका उधारी था, मैं उसका लायबल था, मेरे पे ऑब्लिगेशन थी। वो बंदा आया मेरी दुकान पे और मुझे आके कहता है पैसे दो। मैंने बोला पैसे दो, नहीं है, रिश्ता खल्लास। अच्छा, उसने बोला पैसे नहीं है, चलो ऐसे करो कि ना इतने पैसों की मुझे तुम क्या कर दो, अपने बिजनेस से गुड्स दे दो। तुम क्या करो, अपने बिजनेस से गुड्स दे दो। यार मुझे बताएं, जब तक मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, क्या मेरी बुक्स में एक लायबिलिटी आ रही थी? क्या सपोज करें 100 रुपए की लायबिलिटी मेरी बुक्स में आ रही थी,
क्या इसका डेबिट था, क्या इसका क्रेडिट था, मुझे इससे भी गर्ज नहीं है, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाया अभी आपको, सिंपल बात कर रहा हूं। आपने एक बंदे के पैसे देने हैं तो क्या आपने अपनी किताबों में लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, लिख के रखे हुए एक साइड पे कि यार इस बंदे के इतने पैसे देने हैं। अच्छा, वो बंदा अब आपके पास आ गया, उसने आगे बोला पैसे दो, आपने कहा पैसे नहीं है, क्या करो, मेरे बिजनेस से जो चीज चाहिए वो ले जाओ। उसने बोला अच्छा एक सूट ये दे दो, एक सूट वो दे दो, एक सूट वो दे दो, ये 10,000 के 3 सूट बने हैं 10,000 के। या सपोज करें ग्रोसरी की दुकान है, बोला ये दाल चीनी घी सारी चीजें जो है मुझे दे दो, 10,000 रुपए की वो चीजें या 100 रुपए की जितनी चीजें वो ले गया आपसे। क्या वो चीजें बेच के आपने रेवेन्यू अर्न किया? अरे अर्न किया। सोचे जरा, आपके बिजनेस की गुड्स बनी है, अभी अभी छोड़ दें, अभी 1 मिनट के लिए सपोज करें कि आपने उस बंदे के पैसे नहीं देने थे, कोई बंदा आपसे चीजें ले गया है, कोई बंदा आपसे चीजें ले गया है, तो क्या आपने गुड्स सेल की है? इस पे आता हूं, पैसे थोड़ी दिए उसने, इस पे आता हूं। क्या जब हमें कोई बंदा वैसे पैसे ना दे तो क्या हम डेटर बना लेते हैं उसको अपना? डेटर बना लेते हैं ना उसको अपना हम। तो इसका मतलब है पैसे आना लाजमी नहीं होता सेल करने के लिए, ऐसा है। प्रॉफिट कैसे आएगा? बिल्कुल बताता हूं प्रॉफिट कैसे आएगा। 10,000 की आपसे वो चीजें ले गया, आपने उसको पैसे नहीं दिए। यार जो आपने उसको चीजें बेची हैं, 100 की बेची हैं, 10,000 की बेची हैं, जो भी आप फिगर अज्यूम कर लें, मुझे बताएं कि क्या आपने रेवेन्यू अर्न किया? भाई चीजें तो आपने सेल की ना, सेल ऑफ गुड्स तो हो गया ना। सेल ऑफ गुड्स से क्या मिलता है हमें? रेवेन्यू, या हमें इनकम आती है हमारे बिजनेस को। लेकिन अब ना तो आपको इसके बदले कैश आना है, ना तो आपको इसके बदले कोई फ्यूचर में पैसे आने हैं। फ्यूचर का मतलब डेटर नहीं बनता आपका कोई, डेटर ने तो फ्यूचर में पैसे पे करने होते हैं ना। कैश का मतलब है अभी अभी, डेटर का मतलब है फ्यूचर में आ जाएगा पैसा। ना ही इसने आपको किसी और किस्म का कोई बेनिफिट दिया। लेकिन आपने जितना उधार अपनी उस किताब में लिखा हुआ था ना, वो उधार आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आप उधारी हैं उसके। भाई जो 100 रुपए का उधार आपकी किताबों में पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जब भी एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करेगा तो या तो लायबिलिटी कम हो रही होगी या फिर एसेट बढ़ रहा होगा, जैसे मैंने पहले प्रूफ किया। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या ये 2 बातें मैं प्रूफ करने में कामयाब हुआ हूं? भाई सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू तो आ गया, लेकिन मैंने उस बंदे के पैसे देने थे। लेकिन आप जब गुड्स दे दी हैं तो इसके बाद पैसे नहीं देने ना, इसके बाद पैसे नहीं देने। तो मुझे बताएं कि क्या ये बात अगर मैं बोलूं, जब भी एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, जब भी वो इनकम बनाता है, तो उससे या तो उसके एसेट्स बढ़ जाएंगे, कैश आ जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे, कोई और कैश आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड चीजें आ जाएंगी। कोई इन काइंड का मतलब है कोई और चीज आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये दोनों चीजें होती हैं, ये अपने पास नोट कर लें प्लीज। क्योंकि बेटा रेवेन्यू डिफरेंट चीज है, लायबिलिटी डिफरेंट चीज है, एसेट डिफरेंट चीज है, एक्सपेंस डिफरेंट चीज है। हमारा जो अकाउंटिंग का हिसाब किताब है वो चलता है किस बेसिस पे? डबल एंट्री की बेसिस पे। मतलब आप बिजनेस में कोई भी चीज लेके आएंगे, कोई भी चीज बिजनेस से निकालेंगे, कोई भी चीज ट्रांसफर करेंगे या कुछ भी बिजनेस में एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो कभी भी एक हेड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 2 हेड्स होंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ। एक एसेट है, एक लायबिलिटी है, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है और 5वां कैपिटल। क्या हमने 5 नाम ऊपर ऊपर पढ़े थे? उसी को हम टेक डाउन कर रहे हैं मजीद। तो भाई जब भी आप अपने बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो एक अकाउंट आपका नहीं चेंज होगा, बल्कि आपके 2 अकाउंट चेंज होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? 2 अकाउंट्स में चेंज आएगा। एक तरफ आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी। सर आपने क्यों ये यहां पे लिखा, क्यों ये यहां पे नहीं लिखा? इसकी रीजन मैं आपको जरूर इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। क्या? वैल्यू इन एक्सचेंज? हाँ बिल्कुल एक्सचेंज ही है। मतलब अब आप चीजों को, अब कैश नहीं दे रहे, एक्सचेंज में कोई चीज दे दो तब भी वो चीज आ जाती है, कोई मसला नहीं है। मतलब मैंने अगर एक गाड़ी परचेज करनी है और मेरे पास एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं या तो क्या करूंगा, उसको बेच के, जितने की वो है उसको बेच के कुछ पैसे अपने मिलाऊंगा और जाके खरीद लूंगा। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा,
मैं उस गाड़ी को उठाऊंगा जो मेरे पास पड़ी हुई है और ये दे दूंगा उस पर्टिकुलर बंदे को जिससे मैं नई वाली गाड़ी खरीद रहा हूं, और साथ में कुछ और पैसे दे दूंगा, भाई वो बंदा बेच ले जाके जो भी मेरा एग्रीमेंट हुआ है। तो एक्सचेंज भी इसी में आता है, आम सी बात है, मामूली ट्रांजेक्शन है। सर मुझे बताएं कि क्या मैंने आपको क्या ये जो चीज़ बताई है लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होता है, समझ आ गया बेटा? किस तरह से दो हेड्स हमेशा जो है वो चेंज हो रहे होंगे, समझ आ गया? इसी तरह मैं अगर बात करूं दूसरी बात जो पहले मैं कर रहा था कि उसमें भी आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका एसेट बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो ये हमेशा आपकी एंट्रीज बनती हैं। क्या ये तो थी समझाने वाली बात, आप लोगों ने समझ भी ली। सर इनकम अराइज फ्रॉम एन इंक्रीज इन एसेट होता है या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी होती है। रिजल्ट क्या होता है उसका? उस बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेट एसेट्स, या उसकी एक मैंने वर्ड यूज किया था वर्थ, अल्टीमेटली उस बिजनेस की वर्थ इंक्रीज हो जाती है। नहीं बताया मैंने, अभी तक नहीं बताया, इसीलिए मैंने साथ में वर्ड यूज कर लिया वर्थ का। वर्थ, मेरी बात समझ आ रही है? मतलब या तो आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आपकी वर्थ बढ़ जाएगी ना, या आपने जितने उधार देने थे आपने वो उधार चुका दिए तो अब जो बचा हुआ है वो आपके एसेट्स ही है ना। तो या तो आपने उधार चुका दिए तब भी आपकी वर्थ बढ़ जाती है, या आपने एसेट्स अगर बढ़ा लिए तब भी आपकी वर्थ बढ़ जाती है। बात समझ आ गई? सिंपल बातें दो की है मैंने जी। ऑनलाइन वाले हजरात, मेरा ख्याल है ये जितनी मैंने बेस बना दी है ना ये काफ़ी है। सर इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है बेटा? अभी बताता हूँ। हमजा वैस डबल एंट्री तो मैंने समझाया नहीं है, इंशाल्लाह डबल एंट्री के ऊपर आते हैं। जितनी चीज़ें समझ आ रही हैं उनको समझते जाएं, एब्जॉर्ब करते जाएं, इंशाल्लाह इस पर मजीद बातें भी होंगी। अभी तो डबल एंट्री करवानी है बेटा। लायबिलिटी दोबारा, सर लायबिलिटी मुझे बताएं, अगर एक बंदे के मैंने पैसे पे करने थे, वो मेरे से गुड्स ले गया है, वो मेरे से गुड्स ले गया है और पैसे उसने नहीं दिए, लेकिन अब मैंने अपनी किताबों के अंदर जो भी उधार लिखा हुआ था ना उसका लायबिलिटी जितनी भी लिखी हुई थी मैंने उसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया मैंने। अब तुम्हें पैसे नहीं देने, तो मेरी लायबिलिटी कम हुई। क्या चीज ऐसी की जिस वजह से मेरी लायबिलिटी कम हुई? सेल ऑफ गुड्स, विच मीन्स कि मैंने रेवेन्यू बनाया था। रेवेन्यू बनाया तो मेरा क्या हुआ यार? नॉर्मल बिजनेसेस में सोचे ना, क्या ऐसा नहीं है? एक आम दुकान पे चले जाएं, खुद दुकानदार बन जाएं, आपने ही किसी के पैसे देने हैं। आप सोचें, वो आता है आपसे दुकान से चीज परचेज करके चला जाता है, आपको पैसे नहीं देता और बोलता है कि वो जो पहला हिसाब किताब था ना वो खत्म। अब आप ही बताएं मुझे, क्या आपने चीज की सेल नहीं की? उसको सेल करने से रेवेन्यू आ गया, लेकिन उस रेवेन्यू ने क्या कर दिया, उस इनकम ने क्या कर दिया? आपकी लायबिलिटी को कम कर दिया। क्या प्रूव कर दी ये बात? और दूसरे एंड से सोचें, यही बंदा आपको कोई हिसाब किताब नहीं है पुराना इससे, ये बंदा आता है और आपको पैसे नहीं देता, बोलता है मैं एक हफ्ते बाद पैसे दूंगा। तो आपने गुड्स को सेल किया तो आपका रेवेन्यू बन गया, लेकिन उस रेवेन्यू ने आपके एसेट को बढ़ा दिया, तो एसेट आपका बढ़ गया और आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इनकम कहलाएगी। क्या यहाँ पे और का वर्ड है? तो दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाए। यहां तक मेरे ख्याल सब साथ है, सब साथ है ना? कहता है कि टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इनकम हमारे पास कुछ होता है रेवेन्यू और कुछ होती हैं अदर इनकम्स। अब मेरी बात को गौर से सुने, अगर एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो जो वो खाद बेच रही है, जो डीएपी बेच रही है, डाइमोनियम फॉस्फेट बेच रही है, या कोई भी और चीज बेच रही है, यूरिया बेच रही है, वो तो उसकी प्रोडक्ट्स हैं ना, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स वो हैं। मतलब कि अगर वो किसी आम इंसान को ये चीज बेचेगी तो इसका मतलब है कि उसने अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है, जिसको किसान यूज करेगा और अल्टीमेटली अपनी फसल पे लगा देगा। लेकिन होता क्या है कि इसी फैक्ट्री में ना मशीनरी भी बहुत लगी हुई है, गाड़ियां भी बहुत सारी हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो पुराने कुछ स्क्रैप था ना, स्क्रैप समझते हैं क्या होता है? जो उनकी मशीनरी का स्क्रैप होता है, या सपोज कर लें पुरानी कोई गाड़ियां होती हैं, उन्होंने वो गाड़ियां भी थोड़ी सी बेच दी बाहर, इस्तेमाल की, पहले खरीद के इस्तेमाल की, और 4-5 साल गुजरने के बाद जब गाड़ियां इस काबिल होगी कि बस अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो बेच दी। मुझे ये बताएं कि क्या एक बिजनेस, वो जो फर्टिलाइजर का बिजनेस है, क्या वो बाइफरकेट कर सकता है कि यार ये मेरी नॉर्मल गुड्स हैं
और ये मेरी अदर गुड्स हैं जो मैंने बेची हैं। यार उस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काम गाड़ियां बेचना तो नहीं है, वो तो उसने वन ऑफ का मतलब है कि कभी कभार ऐसा हुआ कि उसने गाड़ियां समझा, उसने सोचा कि स्क्रैप, क्या डेली स्क्रैप निकलता है, क्या डेली, भाई स्क्रैप तो निकलता है जब मशीनरी यूटिलाइज होती है, 5-6 साल गुजर जाते हैं, फिर वो मशीनरी किसी काम की नहीं रहती, तो जो भी उसका स्क्रैप होता है, नट बोल्ट होते हैं, वो सारे उठा के हम बेच देते हैं, गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, फिर बेच देते हैं। लेकिन जो डेली बेसिस पे वो जो चीजें बेच रही है वो क्या है? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर से आने वाला जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, जो आमदनी है, वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू। विच मीन्स के रेवेन्यू सर वो होता है जो एक बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से आता है। नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या है? जो वो नॉर्मल गुड्स की सप्लाई करता है, वहां से आने वाला पैसा क्या कहलाता है? रेवेन्यू। और जो सपोज उसने स्क्रैप बेच दिया, गाड़ियां बेच दी कभी कभार, तो वो उसका क्या हो जाती है? वो उसकी अदर इनकम हो जाती है, ना कि मेन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अगर बात करें गाड़ियों के शोरूम की, होंडा की बात करें, तो उसके लिए भी गाड़ियां अदर इनकम है, उसके लिए भी गाड़ियां अदर इनकम है। नहीं सर, उसके लिए वो गाड़ियां क्या है? रेवेन्यू है, क्योंकि उसकी वो मेन प्रोडक्ट है जिससे वो कमा रहा है। जी मैंने कर दिया, क्रेडिट कर दिया, देख लिया मैंने। यहां पे अगर कैफेटेरिया से इनकम आ रही है, उधर इनकम आएगी। लेकिन अगर कोर्स बेच के कोई पैसा आ रहा है तो वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, विच मींस क्या? रेवेन्यू। बात समझ आ रही है? मतलब एक हो गया, लेकिन क्या हमें चीजों की प्रेजेंटेशन भी करनी होती है कि यहां से इतना कमाया, यहां से इतना कमाया, या सब कुछ एक, भिंडी, तोरी, प्याज, सब कुछ एक मिला जुला के हिला के बना दिया, हांडी बना दी? ऐसा कुछ नहीं करना हमने। हमें बताना है कि हाँ यार देखो, हमने कोर्सेज बेच के इतना पैसा कमाया था, हमने जो नीचे कैंटीन ओपन की हुई है वहां से इतना आया था, हमारी छोटी सी बुक शॉप भी है, वहां से हमें इतना रेवेन्यू आया था। अलग अलग करना है ना, ताकि जो डिसीजन मेकर है, जो उसका मालिक है, उसको पता हो कि उसने कैंटीन को बंद करना है, या उसने लाइब्रेरी को बंद करना है, या उसने जो है बुक शॉप को बंद करना है, या उसने अपना कॉलेज ही बंद करना है। पता तो चले कि यार कहां से नुकसान हो रहा है, पता तो चले कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिट दे रही है, कहां ज्यादा पैसा लगाऊं मैं। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही बात? क्यों चीजों को अलग अलग कर रहे हैं हम? बेटा प्लीज भाई, डिसीजन मेकर जो है, जो उसका मालिक है, जो ऑनर है, उसको बोल दूं यार ये लो तुम्हारे बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमाए, चलो भाई निकलो बस, जाओ शाबाश। वो बोलेगा भाई ऐसे कैसे? तुम मुझे ये तो बताओ कि मेरे बिजनेस ने कितना कहां से कमाया, कितना कहां से कमाया। क्या पता ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये जो तुम मुझे बता रहे हो 1 लाख रुपए की फिगर, किसी एक चीज ने बहुत ज्यादा कमाया हो और किसी एक चीज ने बहुत कम कमाया हो, किसी कोई चीज लॉस में हो, दोनों को नेट करके तुमने मुझे बता दिया ये लो 1 लाख रुपए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे अलग अलग करके बताओ, अलग अलग, ताकि मेरी डिसीजन मेकिंग क्या हो, आसान हो जाए। बात समझ आ रही? क्यों हमने इन दो इन फिरकों में तोड़ा, इन 2 पार्टीशन की हमने इसकी, क्या सर? रेवेन्यू में और अदर इनकम में। सर बताएं जी, रेवेन्यू अब क्या होता है? जो आपको समझ आ गया, जो उसकी उस बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स में जो चीजें बेची जाती हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अगर एक शोरूम है तो उसके लिए जो गाड़ियों की सेल होगी वो, और अगर एक फर्टिलाइजर का बिजनेस है तो उसके लिए जो फर्टिलाइजर की सेल होगी वो। सर बाटा कंपनी के लिए क्या होगी? उसके शूज की जो सेल होगी वो। सर कुछ टेक्सटाइल बिजनेस के लिए क्या होगी? सर जो कपड़े वो बेचेगा वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो मैन्युफैक्चरिंग, वो तो टाइप ऑफ बिजनेस हो गया ना, टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं कि हमें रेवेन्यू को कैसे तोड़ना है? बेटा बात समझाइए। तो भाई एक है हमारे पास इनकम अर्न थ्रू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ये कौन सी होती हैं? जो रोजमर्रा कर रहा है, रोजमर्रा के आम हालात में। भाई वो खाद का डेली बेच रहा है, वो गाड़ियों के डेली बेच रहे हैं, तो जो चीज वो डेली कर रहा है, जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो बना है, वो क्या है? उसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और जो वो करता है कि आउटसाइड दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि वन ऑफ कर ली। बात समझ आ गई है? अब इसकी एग्जांपल और देख लें। सर अगर ARTT ने साथ ही एक जगह ली और वो किराए पे दे दी, क्या वो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है या नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस?
नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना, विच मीन्स के उस घर से या उस जगह से आने वाला किराया क्या होगा, अदर इनकम। इसी तरह कहते हैं कि रेंटल इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस। हमने कहा कि यार ऐसे करते हैं, वो जो जीसीआर वाला रूम है ना और वो जो रूम 4 है वो बाहर बाहर को पढ़ते हैं, इस तरह करते हैं कि वो दोनों रेंट पे दे देते हैं किसी अलग बंदे को। हमारे लिए इतना एरिया काफी है जो यहाँ बचता है, बाकी सारा बात समझाइए। तो भाई वहां से जो आने वाला पैसा है वो क्या कहलाएगा, अदर इनकम। और इसी तरह अगर एक बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जिसका काम है गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और बेचना, वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ पैसा बैंक में रख देती है और बैंक में रख के वहां से क्या कमाती है, सूद। वहां से उसको सूद आ रहा है। तो बताएं क्या वो जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो जो सूद आ रहा है, वो उसके लिए मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो बना ही उसके लिए था या वो किसी और पर्पस के लिए बना था? तो जो बैंक से आने वाला सूद है उसके लिए वो अदर इनकम, ना कि रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक तो बनता ही किसके लिए, सूद कमाने के लिए। इंटरेस्ट लोगों को पैसा देगा और लोगों से उसके ऊपर सूद लेगा। तो बैंक के लिए वो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू, विच मींस के मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आने वाली इनकम। लेकिन अगर आपका जो बैंक है, बैंक कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे देता है तो प्रॉपर्टी उसकी अदर इनकम। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और वो किन गुड्स में डील करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि आया ये चीज इसके लिए रेवेन्यू है या आया ये चीज इसके लिए अदर इनकम है। बात समझ आ गई बेटा सबको? सेल ऑफ गुड्स बाय द रिटेल स्टोर, तो ग्रोसरीज वगैरह, या ट्यूशन फी अगर कोई स्कूल कलेक्ट करता है, या फी चार्ज बाय द डॉक्टर फॉर द मेडिकल कंसल्टेशन। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी? ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज यार एक बार सब कंफर्म कर दें। ये लाइन एक बार पढ़ लें, ये इस चीज का क्रक्स है। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ऐसा है जिसके लिए वो बिजनेस बना होता है। वाइल अदर इनकम कम्स फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज। नॉन कोर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। डेटर्स के जरिए एसेट इंक्रीज कैसे होते हैं, कोई बताया जी इसका जवाब? हमजा अवैस को कोई इसका जवाब दे के डेटर्स के जरिए। जी बेटा आप बता दें। फ्यूचर में इकोनॉमिक, क्या हम उसको कंट्रोल करते हैं? क्या कोई पास्ट इवेंट हो चुका होता है तो वो हमारे एसेट की डेफिनेशन में आता है, तो एसेट में इंक्रीज आ गया। ठीक है हमजा अवैस, कोई चीज समझ नहीं आए तो वो 3 टेस्ट परफॉर्म कर लेने हैं। मुझे का सवाल है कि सर जो एम्प्लॉय ऑफिस में काम कर रहा है वो इनकम अर्न करेगा या रेवेन्यू? वो तो एक्सपेंस है भाई, उस एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी तो आपका एक्सपेंस है। चाहे आप उससे जो है वो सफाई करवा लें, चाहे आप उससे जो है वो कोई मैकेनिकल काम करवा लें, चाहे आप उससे जो है वो बैठ के ऑडिट करवा लें, वो आपकी मर्जी है यार। चाहे आप चाय बनवा लें। मतलब एक ट्रेनी जो जाता है फर्म में, तो चाहे जाके वो स्टेपल करे चीज़ों को, जाके प्रिंट निकाले चीज़ों के, चाहे ऑडिट कर ले, तो इससे फर्म को कोई फर्क पड़ता है? फर्म को जो काम करवाना है वो करवा लेगी उससे। तो फर्म का रेवेन्यू कहाँ से डिसाइड हो रहा है? जो उसकी सर्विसेज हैं जिसके लिए वो बनी है। बात समझ आ रही है? ऐसा है, बंदे थोड़ी बेचने हैं भाई मुइस, बंदे थोड़ी बेचने हैं। मतलब ये एम्प्लॉय बेचेंगे तो रेवेन्यू है, ये एम्प्लॉय बेचेंगे तो। सर इज प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम इज ऑल्सो अदर इनकम। बेटा रुक जाए, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले रुक जाए, अभी इंशाल्लाह पढ़ते हैं प्रीपेड क्या होता है। बेटा उस एम्प्लॉय के लिए तो वो चीज़ इनकम है ना, वो अपने घर तो पैसे लेके जा रहे हैं ना, तो इनकम उसकी सैलरी से आने वाली इनकम है उस एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, हाँ एम्प्लॉय के लिए अगर आप सोच रहे हैं फिर उसके लिए वो इनकम है, और इनकम फ्रॉम सैलरी है। क्या मैं टैक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूं अभी? जी बेटा जी 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 पूछें पूछें, जब याद आ जाए बेटा तब पूछ लेगा, मसला नहीं है। हमारी आधे घंटे की क्लास है अभी। और जी जी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस आपको वैसे पेमेंट कर रहा है आपकी सैलरी की, आप ओवर टाइम लगा रहे हैं उसकी भी पेमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है वो। जो पर्सन है उसके लिए वो इनकम है।
रेवेन्यू नहीं, एक पर्सन के लिए आप सोचेंगे ना, पर्सन के लिए तो वो रेवेन्यू है। हम तो बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, हम तो बिजनेस के लिए। हाँ, अगर आप बात करें पर्सन की, तो उस पर्सन की इनकम होगी, यहाँ से भी होगी, जहाँ से सैलरी, जहाँ कमा रहा होगा, सैलरी अर्न कर रहा होगा, क्या पता उसकी प्रॉपर्टी भी हो, क्या पता उसको पार्ट टाइम में बिजनेस भी हो, क्या पता उसने पार्ट टाइम में कुछ शेयर्स भी खरीदे हों। तो मेरा ख्याल है कि मैं टैक्स ना पढ़ाऊँ, बल्कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ, तो ये सही है, बेहतर है। उस पर्सन के लिए तो वो इनकम है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो बंदा बिजनेस कर रहा है, हमें तब आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रेवेन्यू है, क्या ये इनकम है। जो बंदा एम्प्लॉयड है, जो बंदा कहीं पे जाके जॉब करता है, क्या वो कोई बिजनेस कर रहा है? ये हम बातें कब कर रहे हैं? उसके ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है बेटा, उसका तरीका डिफरेंट है। अच्छा चलें, उसका तरीका डिफरेंट है। जी बेटा मैं भेज देता हूँ, ठीक है, स्टडी टेक्स्ट में भेज देता हूँ ग्रुप में। अब आ जाए एक्सपेंसेस के ऊपर। क्या इनकम अगर होगी तो एक्सपेंस भी होगा? सर क्या लगता है, एक्सपेंस किए बगैर कोई बिजनेस चल सकता है? एक्सपेंसेस आपके जहन में किस तरह के खर्चे आते हैं, जरा आप भी सोचिए। कोई एक एग्जांपल देते हैं यार, वैसे रॉ मटेरियल खरीदने का, और कोई एग्जांपल? सैलरी के, और कोई एक्सपेंस? रेंट, और कोई बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, और कोई? यूटिलिटी, और कोई? ग्रोसरी, और कोई? मेंटेनेंस के एक्सपेंस, और कोई? स्टेशनरी के एक्सपेंस, और बेटा? बिलिंग्स होती रहती है, चले, और परचेजेस के ऊपर। तो भाई ये सारे एक्सपेंसेस आपने मुझे गिनवा दिए। अच्छा, बैड डेट किसने बोला? ये गुड, बैड डेट भी इसी में आता है। डेप्रिसिएशन किसने बोला है? डेप्रिसिएशन भी इसी में आता है। अमोर्टाइजेशन भी इसी में आती है। ये सब कुछ से जितने एक्सपेंसेस हैं सारे यहाँ पे आते हैं। क्या डेप्लीशन? अरे डेप्लीशन, हाँ, DEPLD, डेप्लीशन, ठीक है। डेप्लीशन डेप्रिसिएशन एक ही बात समझ लो आप, मसला नहीं है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, समझ गया मैं आपकी बात। तो जो भी खर्चे आपने मुझे बताए हैं, क्या एक बिजनेस को ये भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? भाई ये खर्चे रिकॉर्ड करेगा, सैलरीज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, बैंक के चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ग्रोसरी, यूटिलिटी, सब कुछ आ गया। अब जो बचाया, जो बच गया हमारे हाथ में, वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। कुछ हमने रेवेन्यू कमाया था, कुछ हमने अदर इनकम भी कमाई थी, सब कुछ कमाया, पूरा साल काम किया, मेहनत की, सब कुछ कमाया। अब फिर कुछ खर्चे भी थे, वो भी लेस करो इससे, जो इनकम बची उसके ऊपर फिर वो हमारी जेब में, वो हमारा प्रॉफिट है। अब आ जाए बात करते हैं एक्सपेंस की। आपने इनकम को समझ लिया कि इनकम हमेशा एसेट को और लायबिलिटी को, अब एक्सपेंस में उसका मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें, मल्टीप्लाई -1, इससे क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, या 1 ओवर इनकम कर दें। एक्सपेंस इज इक्वल टू 1 ओवर इनकम, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो भाई वो कहता है कि एक्सपेंस आपका हमेशा क्या करेगा? एसेट को डिक्रीज करेगा। विच मीन्स कि मुझे अब एक चीज बताइएगा, भाई क्या बिजनेसेस में चाय बनती है? चाय बनती है तो उसके लिए क्या जाके सूखा दूध नहीं लेके आते होंगे? क्या टपाल टी नहीं लेके आते होंगे? क्या उसके लिए चीजें और पानी वानी नहीं लेके आते होंगे? सब कुछ लेके आते होंगे ना। तो यार ये ग्रोसरीज करने जा रहे हैं, तो ग्रोसरीज का हमारे पास क्या है? एक्सपेंस है। ग्रोसरीज का क्या है? एक्सपेंस है। क्या ये अल्लाह वास्ते दुआ करके, चंदा मांग के, ऐसे ये चीज है? नहीं भाई, इसके लिए क्या किया होगा? कैश तो पे किया होगा ना, एक एसेट तो दिया होगा ना आपने। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो आपका एसेट आपका कम हो जाएगा। सपोज कर लें अगर आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने बोला कि मैं तुम्हें दूंगा ये 15 दिन के बाद, तो आपकी क्या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? भाई क्या ये इंक्रीज हो जाएगी? आपने लायबिलिटी अच्छे से समझा हुआ है ना, तो आपको पता है कि अब लायबिलिटी इंक्रीज। जिसने समझा ही नहीं है उसको क्या पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूं। तो भाई आपकी लायबिलिटी, मुझे इसके ऊपर लायबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो अप्लाई करके बताएं किस तरह से अप्लाई हो रहा है। वो डेफिनेशन जो 3 चीजें पढ़ी नहीं, पास्ट में हुआ है, ग्रोसरीज खरीदी है, ऑब्लिगेशन है कि पैसा पे कर रहे हैं, और
आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो ये मेरी लायबिलिटी बन गई। या तो अगर कैश दे देता तो मेरा कैश कम हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है? चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो आपने जो है लायबिलिटी सारे पैसे नहीं पे किए, बल्कि आपने खरीदी 100 रुपए की चीज खरीदी और आपने कैश दे दिया कितने का, 50 रुपए का, और बाकी का क्या बन गया आपका, लायबिलिटी। आपने बोला 50 अभी ले लो, 50 बाद में ले लेना, तो क्या ये दोनों चीजें अप्लाई हो गई? डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो जब भी एक एक्सपेंस होगा तो वो क्या करेगा सर? एक एक्सपेंस जब भी इनकर होगा, इनकर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, INCUR। जब भी एक एक्सपेंस इनकर होगा तो उससे या तो आपके एसेट्स कम होंगे या आपकी लायबिलिटी, लिख लें अपने पास। इनकर का मतलब है कि हो जाना, हो जाना। जब भी एक एक्सपेंस होगा, बिल्कुल। इफ इनकम अराइजेस it will increase asset और decrease liability। और जब भी एक if expense incurred, तो सर इससे क्या होगा? सर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन करें इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुनियादें हैं इसके ऊपर। मतलब समझेंगे, अगर मैं यहां पे आपको नहीं समझाऊंगा ना, रच बस के नहीं समझाऊंगा, आपकी हड्डियों के अंदर नहीं चली जाएगी ये चीज़, तो समझे मैंने हक अदा नहीं किया। क्योंकि ये पूरा सीए या तो आप फिर रोएंगे कि आपको डेबिट और क्रेडिट समझ नहीं आया, अकाउंटिंग समझ नहीं आई, या तो फिर आप पूरा सीए क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से आपने इन चीज़ों को समझा है। क्योंकि पूरा सीए आपने ये एसेट और लायबिलिटी और डेबिट और क्रेडिट करते रहना है एंड टाइम तक, आखिरी पेपर तक और उसके आखिरी लम्हे तक, और पूरी जिंदगी आगे यही करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें इतनी लाइट लेने वाली हैं, ठीक है? वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा ये आपका? इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा लायबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा। यार बात समझाइए, एक्सपेंस का ये काम है और इनकम का ये काम है। नोट कर लेंगे अपने पास प्लीज। ऑनलाइन वाले हजरात समझ रहे हैं बातों को? घर बैठ के, लेट के, चाय पी के समझ आ जाती है? चलें जी, सबको समझ आ रही है। मार्केटिंग एक्सपेंस, इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ठीक है मोहित सर। चलें जी, हमजा अवैस, थैंक यू यार। सर ये नोट कर लिया बेटा? प्लीज, हम बातें करने के लिए आए हैं क्लास में, बातें भी कर लेंगे यार, बातों का क्या टाइम ही टाइम है हमारे पास, लेकिन पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। तो एक्सपेंस हमेशा क्या करता है? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, विच मीन्स के बिजनेस की ओवरऑल जो वर्थ होती है वो, मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मैंने 1 करोड़ रुपए का मैंने कोई टूर कर लिया, अब मेरे पास कितने बचे होंगे? 9 करोड़। मेरी वर्थ कम हो गई है, लेकिन मेरे पास 10 करोड़ ही थे, मैंने 1 करोड़ की मजीद इनकम जनरेट की, मजीद सेल किया, मैंने मजीद गुड्स को सेल किया, मेरी वर्थ बढ़ गई ना। तो सिंपल इज दैट। तो मेरी इक्विटी इससे डिक्रीज हो जाती है, विच मीन्स कि मेरी वर्थ डिक्रीज हो जाती है। अभी इसके बाद मैंने आपको इक्विटी ही समझाना है, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? क्या बेटा, नेट एसेट्स आगे बताने वाला हूं, इसलिए नहीं बताया मैंने, प्लीज। मैं नोट्स घर से पढ़ के आया हूं बेटा, सही? आपने नहीं पढ़े हुए, इसलिए मुझे पता है कौन सी चीज़ बाद में आ रही है, कौन सी पहले आ रही है, ठीक है जी?
तो अब सुनिएगा, इन सिंपल टर्म्स एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट अ बिजनेस इनकर्स इन इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस टू। डेप्रिसिएशन का कितने लोगों को पता है? थोड़ा थोड़ा चिड़ी उड़ी थोड़ी खेल रहे हैं भाई, बताएं, आता है तो हाथ ऊपर, नहीं तो नीचे। सबको जिनको पता है भाई, एक अब ARTD का बिजनेस है, इसके लिए ये हम यहाँ क्लासेस हो रही हैं, बच्चे आके बैठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये जो बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है, वेयर एंड टेयर आ रहा है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। बारिश हो रही है, रंग उतर रहा है, वो देखें उतरता हुआ नजर भी आ रहा है मुझे, यहाँ से हो रही है ना, मतलब नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। हमारे इसके ऊपर खर्चा हुआ था कभी, लेकिन वो आहिस्ता 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 कम हो रहे हैं पैसे, इसकी वैल्यू गिर रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या एक ही दिन पे गिर रही है? ओवर द टाइम गिर रही है ना। तो ये जो एक्सपेंस है, क्या ये नॉर्मल एक्टिविटीज जो हम कंडक्ट कर रहे थे यहाँ पे, उसके लिए हो रहा है या बस कोई स्पेशल हो रहा है? नॉर्मल एक्टिविटीज। मेरी बात समझ आइए, ये सारा सिनेरियो है। तो भाई वो कहता है कि नॉर्मल ऑपरेशंस, जी जी, हाँ नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? जगह की वैल्यू क्या हुआ था? बिल्डिंग के साथ ही बढ़ रही हो, लैंड डेप्रिसिएशन होती, वो की बात ठीक है, एप्रिसिएशन भी है, वो तो जब बेचेंगे तब रेलेवेंट है, वो तो जब बेचेंगे तब रेलेवेंट होगी, ठीक है। ऐसे रेलेवेंट नहीं मैं बैठा बैठा इसके ऊपर इनकम बुक कर लूं, इनकम बुक नहीं कर सकता ना, जब बेचूंगा तब देखूंगा यार, अच्छा मैंने किसी जमाने में खरीदी थी 10 करोड़ की, आओ यार आज 20 साल गुजर गए, इसके बाद तकरीबन 35-40 करोड़ की हो गई है, तब फायदा होगा ना, जब होगा तब देखेंगे। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल बिजनेस में जो इनकम होती है, जो उसका रेवेन्यू होता है, उसको अर्न करने के लिए कुछ ऑपरेशनल खर्चे किए जाते हैं। बात समझ आ गई है? अगर एक फैक्ट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है, तो वो जो फैक्ट्री सारा साल चली है, वो उसके नॉर्मल ऑपरेशन ही तो है, जितना उसमें डीजल डला, जितना उसमें ऑयल डला, जितने उसमें कोयला डला, जो भी कुछ हुआ, तो वो उसके नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। क्या वो एक्सपेंसेस को लेस करेगी जब भी अपना रेवेन्यू कमाएगी वो? तो उस रेवेन्यू को जब लेस कर देगी, उससे फिर क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाएगा। कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस, अच्छा वापस आए इधर आए सर, मुझे बताएं सर, मैंने एक चीज जो है प्रोड्यूस की 100 रुपए की, इस चीज को जब मैं बेचने जाऊंगा तो मैं कितने की बेचूंगा? सर सेल प्राइस मैंने डिसाइड किया कितनी होगी इसकी? 120। बताएं जी प्रॉफिट कितना? कितना? विच मीन्स कि आपने ये किया ना, आपने किया सेल्स 120, आपने कहा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी थी? वो 100, और उसको आपने क्या कर दिया? 20 कर दिया। आपने यही किया ना। टैक्स वाला, और टैक्स वाला कह रहा हूं, अकाउंटिंग वाला इसको क्या कहता है? सुबह से टैक्स पढ़ाते पढ़ाते ना जेन में टैक्स चल रहा होता है, इसको क्या कहता है? वो एक्सपेंस को कहता है। उसने इस एक्सपेंस का एक नाम दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ वो वाली गुड्स जो क्या की हैं? सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस इसका नाम दिया हुआ है उसने। जो चीज आपने बताई है मैंने भी वही बताई है, बस उसने बोला कि यहां पे ना ये प्रोडक्शन कॉस्ट ना लिखना, ये वर्ड मुझे बहुत गंदा लगता है, तुम क्या लिखना यहां पे? लेकिन उसने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि बेटा ये लिख दो, ये लिखोगे तो मैं मानूंगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको मैं ये कहता हूं। आप इसको एक्सपेंस बोलोगे, आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलोगे, आप इसको गुड्स बनाने की कॉस्ट बोलोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बोल देगा, मैं बोलूंगा कि भाई इसको तुम क्या लिखो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जिसने भी प्रेजेंटेशन देनी है वो इस नाम से देगा, सबको एक ही जगह पे आगे खड़ा कर दिया। बात समझ आएगी बेटा? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बात समझ आ रही है? क्या ये बिजनेस को एज ए एक्सपेंस अलाउ है? आपने वही तो बात की, एज ए एक्सपेंस अलाउ, मैंने भी वही बात की, लेकिन उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग या फिर प्रोड्यूसिंग द गुड्स दैट आर सोल्ड टू, जिन्हों को? भाई कस्टमर्स को, ठीक है ना? तो वापस आ रहे हैं सर, ऑनलाइन वाले साथ प्लीज, सब साथ हैं यहां पे? मेरा ख्याल है सबको समझ आ रही है।
चलें जी, ठीक है। हाँ, ये परचेज क्यों लिखा हुआ है इसने? ये परचेज क्यों लिखा हुआ है? ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। भाई अगर बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो जितने की परचेज करेगा वो उसका खर्चा हो गया ना, फिर जितने की परचेज करेगा वो खर्चा हो गया। आम इंसान बन के सोचना है, बिल्कुल लेमैन बन के सोचना, इंशाल्लाह चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। ज़्यादा अकाउंटेंट बनने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। जितना अकाउंटेंट मैं बना रहा हूँ ना डेली थोड़ा थोड़ा करके, उतना बनते रहे काफ़ी है। और जो पहले से अकाउंटेंट बन के आए हैं, जो नहीं बन गया उनको तो हम बना रहे हैं ना, जो पहले से बन के आए हैं वो बस देखते रहें कि सर चीज़ें कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे। सही है सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है ना, आप चेक करते रहेंगे। हमें चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए हर चीज़ का। भाई सैलरीज और वेजेस क्या ये एक्सपेंस होता है? भाई क्या यूटिलिटी के एक्सपेंस होता है? क्या रेंट के एक्सपेंस होता है? एक बिल्डिंग है वो रेंट पे ली हुई है तो एक्सपेंस होगा ना उसका। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है, सब साथ है। यार ये भाई सो गए तो मुझे लगा वो गर्दन में बल चला आ गया, आप बिल्कुल ही घूम गए। इतना मुश्किल चीज़ें तो नहीं पढ़ा रहा यार मैं जी। ग्लासेस नहीं पहन के आए तो चेयर मजीद आगे कर लें, अगर मसला हो रहा है तो। मसला नहीं है, आगे आ जाए ना, चेयर आगे कर लें। ज़रूरत है तो ज़रूरत नहीं, चलें ठीक है। सर क्या मैंने सही बात की है? घर जाके पढ़ते भी हैं कि बस गुजार देते हैं? पढ़ते हैं, चलें अच्छी बात है। की पॉइंट्स। अच्छा यार, जो मैंने आप लोगों से एक बात की थी अभी कि एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर को बना रही है, जब वो फर्टिलाइजर को बेचेगी तो वहां से क्या आएगा? रेवेन्यू। अब आप लोग अकाउंटेंट इतने बन चुके हैं कि आपको रेवेन्यू का वर्ड आना चाहिए। कोई ये नहीं बोले कि सर इनकम आएगी। अच्छा, लेकिन वही कंपनी अगर गाड़ियां बेचे, थोड़ी बहुत गाड़ियां स्क्रैप बेच दे, अदर इनकम। बात करते हैं कि सपोज कर रहे हैं वो गाड़ी बेचने के ऊपर गेन आने की बजाय क्या आ गया? लॉस आ गया। 3 लाख की खरीदी थी और बेचने गए तो 2 लाख रुपए रेट लग रहा है उस गाड़ी का। अब मुझे बताएं कि ये जो लॉस है, क्या ये ऑपरेशनल लॉस है या फिर कोई वन ऑफ लॉस है? उसका तो काम ही ये था कि भाई वो गाड़ियां बेचे। नहीं था ना, फर्टिलाइजर कंपनी का काम तो ये नहीं था। जिस तरह से आपने मुझे बोला इनकम के टाइम पे, जब मैं आपको इनकम पढ़ा रहा था, आपने कहा कि सर जो ऑपरेशनल चीजें बेच के, जो डेली की चीजें होती हैं, जो आपकी गुड्स होती हैं, वो बेच के जैसे आपको रेवेन्यू आता है, और कोई वन ऑफ चीज बेच के जैसे गाड़ियां डिस्पोज करके आपको अदर इनकम आती है। तो मैं बोलूं कि अगर सपोज करो वो गाड़ियां बेच के आपको इनकम नहीं आई, बल्कि आपको क्या आ गया? लॉस आ गया। आपकी गाड़ी ज्यादा ठुक गई थी, ठीक है, सब बोनट वोनट सब हिल गए थे उसके। तो अब जो लॉस आया है, क्या वो भी नॉर्मल लॉस है या वन ऑफ लॉस है? इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्सपेंस तो वो भी है, एक्सपेंस तो मैं उसको भी मान रहा हूं। जिस तरह मैं इनकम के केस में फर्टिलाइजर बेच के भी इनकम मान रहा था और गाड़ियां बेच के भी इनकम मान रहा था, अब अगर लॉस आ गया है तो एक्सपेंस तो मैं इन सबको भी मान रहा हूं, और एक्सपेंस में उसको भी मान रहा हूं जो मैंने एसेट को डिस्पोज करते हुए बियर किया है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब गाड़ी बेची और लॉस में बेच दी तो जो एक्सपेंस आया, हाँ बिल्कुल एक्सपेंस है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। हाँ, अगर मैंने फर्टिलाइजर की बोरियां बनाई होती, मैंने को 1500 रुपए की एक बोरी बनाई होती, और वो बारिश होने की वजह से वो सारा फर्टिलाइजर खराब हो गया होता, और फिर वो सपोज करो 1000 रुपए के ऊपर बिक रहा होता, 800 रुपए के ऊपर बिक रहा होता, फिर मुझे कोई लॉस आ जाता, तो वो था मेरा नॉर्मल बिजनेस का लॉस, नॉर्मल ऑपरेशन से आया हुआ लॉस। बात समझ आ रही है? किस तरह से चीजों को डिफरेंशिएट करना है, ताकि अल्टीमेटली जो एंड यूजर है, जो इसका स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर का वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? किसने बताया था? सर साहब ने। तो भाई स्टेक होल्डर जो है, जो उसका शेयर होल्डर जो है, उसके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो यार चीजों की। बात समझाइए। तो इसी तरह ये 2 बातें पढ़ें और मुझे पढ़ के बताएं क्या ये की पॉइंट्स आपको समझ आते हैं। अगर समझ आ गए तो इसका मतलब मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। सर रीड करके बताएं, हवा में नहीं, रीड करके बताएं। ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज यार।
ये डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, मैं डेप्रिसिएशन समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो। इसलिए मैंने पूछा था कि जिसको पता है वो मुझे बता दे कौन है। तो डेप्रिसिएशन होती है एक चीज़, कोई भी एसेट को हम डिस्पोज करेंगे अगर लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल, वो क्या क्रेडिट में है? अभी पढ़ा दूं, अभी पढ़ा दूं, अभी पढ़ा देते हैं, अभी पढ़ा देते हैं सर, अभी पढ़ा देते हैं। आपको कैश आया, कैश आया 100 रुपये का और लॉस हो गया डिस्पोजल के ऊपर। सर लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या लॉस एक्सपेंस नहीं होता? एक्सपेंस ही तो पढ़ रहे हैं हम, ऊपर एक्सपेंस नहीं पढ़ रहे। जब एक्सपेंस हम पढ़ रहे हैं तो वो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। सर सपोज कर लें आपको 20 रुपये का लॉस आ गया, ऐसा ही है, तो सिंपल इज दैट। बात में अब ये चीज़ बैलेंस नहीं हुई तो इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो आपको बैलेंस भी करवा दूंगा कि किस तरह से बैलेंस होता है जी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो गेन ऑन डिस्पोजल, क्या गेन इनकम नहीं होती, तो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, कैश जो आया होगा वो आ जाएगा, ऐसे है कुछ। तो इस तरह करके इंशाल्लाह बनाएंगे, डबल एंट्री बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। बोलो तो भी बना दूं, बोलो तो बाद में बना दूं, लेकिन मेरा ख्याल है सबको साथ लेके चलना ज़्यादा ज़रूरी है। सर कैश आया हुआ हम हमेशा करते हैं डेबिट, लॉस जो होता है वो भी हमारा होता है डेबिट। ये मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ। और गेन हमारा क्या होता है हमेशा, क्योंकि इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है, लॉस हमेशा एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, कैश एसेट होता है तो डेबिट होता है, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है, वो पता है आपको क्या होती है? तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी हमेशा क्रेडिट हो जाएगी और यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या हो जाएगी, क्योंकि एसेट आपकी बुक्स में था तो वो अब खत्म हो गया तो गया। तो सिर्फ इन भाई के लिए था ये 2-3 मिनट की जो बात थी इन भाई के लिए थी, किसी और के लिए नहीं थी। चलें जी सर आगे आ जाएं प्लीज। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, सर प्लीज मुझे एक चीज बताइएगा, मेरा ख्याल है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक? क्या रह गया? कैपिटल रह गया, विच मीन्स के इक्विटी रह गई। तो इक्विटी पढ़ लें या थोड़ी सी ये कर लेते हैं, ये करना ज्यादा अच्छा लगा। चलें सर आज ये कर लेते हैं, इक्विटी कल पढ़ लेंगे और बाकी की बातें फिर कल। सर मुझे बताएं कि लोन टू एम्प्लॉय, पहले उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, पूछा गया सवाल के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आते, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सर उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज आइदर, या कोई एसेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, और क्लासिफाई कर दो क्या वो करंट है या वो नॉन करंट है। रिक्वायरमेंट समझ आ गई? बता दो कि वो एसेट है या वो लाइबिलिटी है, और ये भी बता दो कि वो करंट है या नॉन करंट है। तो इंशाल्लाह इसमें से जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम क्या कर देते हैं, अभी देख लेते हैं। सर बताएं, लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू एन एम्प्लॉय, हमने पैसे किसको दिए हैं यार? ये तो लोन है। अरे दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है, लिया हुआ नहीं है। अगर लोन ऑब्टेन किया होता फ्रॉम बैंक तो बात समझ आ गई है? अब सपोज कर लें ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया हुआ, सपोज कर रहा हूं क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, सपोज कर लें 6-8 महीने के अंदर या अगली 2-3 सैलरीज के अंदर कट जाएगा उसकी, तो सर ये करंट एसेट हो गया, सीए लिख सकता हूं, करंट एसेट, ठीक है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सर ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर बैंक से जब आप पैसा लेते हैं तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, मतलब आपकी ये क्या है, और ये होती है हमेशा शॉर्टर पीरियड के लिए। सर हमेशा ओवरड्राफ्ट का जो वर्ड है ये आपको बताएगा कि ये हमेशा क्या होता है, अदरवाइज इसका वर्ड क्या होता, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। बात समझ आ गई? तो ये आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी, सीएल, सही है। पेपर में इसी तरह की चीजें आएंगी, आप ये नहीं समझे कि आपसे बड़े बड़े वो अकाउंटिंग के सवाल सॉल्व करेगा, पीआरसी में यही पूछते हैं, तो गौर से करना है। सर ऑफिस फर्नीचर, एसेट एंड नॉन करंट एसेट। सर अनपेड यूटिलिटी बिल्स, सर करंट और नॉन करंट,
अगले महीने में 2-3 महीने में नहीं देंगे तो बिजली का मीटर उतार के ले जाएंगे भाई वो, तो करंट लायबिलिटी। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होती है? एक फर्टिलाइजर की कंपनी ने जो अपने गोदाम में इतना सारा स्टॉक फर्टिलाइजर का रखा हुआ है बेटा, उसको कहते हैं इन्वेंटरी। आपका बिल्कुल सही सवाल था, ये मैं पहले भी शायद बता चुका इन्वेंटरी के बारे में, लेकिन ये क्या होती है? आपका एसेट होती है भाई। वो जो इतना गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ है वो बेच के फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा ना, मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना, मैं जहां मर्जी बेचूं, चाहे तो मैं उसको जला दूं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा? पास्ट इवेंट मैन्युफैक्चर की होगी वो, ठीक है। तो एसेट है मेरा, और ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मुझे अगले 3-4 महीने में बेचनी होगी, फिर नहीं बनानी होगी, फिर बेचनी होगी, फिर नहीं बनानी होगी, तो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेंट्री में होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है सर। रीपेबल इन 5 years, लायबिलिटी। और यार ऑनलाइन वाले साथ, और एक गुड यार, मतलब मैंने भी देखा इतने मैसेजेस, सर आप सही जा रहे हैं सर, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस जवाब देते जाएं और मैच करते रहें। तो सर ये नॉन करंट लायबिलिटी। कैश इन हैंड, अपने जहन में वो क्राइटेरिया या नाम याद किए हुए, क्राइटेरिया के बेसिस पे जहां पे फंस जाए, वैसे तो आपको अब नाम से ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन जहां पे आप फंस जाए वहां पे वो क्राइटेरिया लगा लेना है, पेपर में जितना टाइम बचा पाए उतना। सर एसेट करंट नॉन करंट? करंट। सर अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट। मशीनरी, सही है सर। मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसेट। ये बातें कौन कर रहा है? क्लास से बाहर चला जाए, सॉरी सर, क्लास से बाहर मैं जाता हूं इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर। सर आगे बताएं मुझे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर एसेट होते हैं। मेरे क्रेडिटर कौन होते हैं? मेरे क्रेडिटर जिनको मैंने देना है, ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, लायबिलिटी। और नॉन करंट और करंट, भाई अगर नहीं दूंगा तो 45-40 दिन के बाद मेरे घर आ जाएंगे पैसे लेने मुझसे, ठीक है। तो लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बी रीपेड इन 6 months, बात समझ आ रही है सर? प्रीपेड, पता था क्या होता है प्रीपेड? प्रीपेड यार मुझे बताया। अच्छा चले, इसकी मैं एक सवाल भी आया था, मुझे ये बताएं यार, मुझे बताएं, आपने कभी प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल के सिमों पे देखा है? यार प्रीपेड आप जो करते हैं उसमें क्या होता है? आपका एसेट होता है ना, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, आप प्रीपेड पैकेजेस करते हैं सारे ये जो, तो अब सपोज आपने डे 1 पे अगर पैकेज कर लिया है 1 महीने का, तो भाई वो प्रीपेड पैकेज हुआ ना आपका। अब वो अगला पूरा महीना चलेगा, पूरे महीने आपको फायदा देगा ना वो, या हर दिन आप पैसे देंगे उसके। तो इसी तरह का समझें इनको प्रीपेड जो बेनिफिट है, तो इसकी जो वैल्यू है हर दिन कम होती जाएगी। लेकिन आपने तो डे 1 पे क्यों, मतलब अगर आपका 1000 रुपये का पैकेज था तो आपने 5-6 दिन इस्तेमाल कर लिया, तो आप बाकी कम का पैकेज रह गया ना, तो इस तरह से वैल्यू कम होती है। तो प्रीपेड आपका डे 1 पे क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होती है? एसेट होता है। तो सर ये लें, प्रीपेड आपका क्या हो गया? एसेट होगा, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। करंट एसेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। सर बिल्डिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट है और नॉन करंट एसेट है। और सैलरी पेबल, लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी। बात समझ आ गई है? सर क्या आप लोग घर से ये करके आ जाएंगे? चलो ये आप रहने दें, मैं आपको कल वो पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो कल आपको मैं इंशाल्लाह ये कैपिटल, इक्विटी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद आप करके आएगा। क्या घर से एक बार दोबारा से इसको कराएंगे प्लीज? प्लीज सर। अकाउंट रिसीवेबल आपके डेटर्स होते हैं, कहां पे लिखा था वर्ड? ये लें, ये होते हैं बेटा आपके डेटर्स, ये दूसरा नाम है डेटर्स का सर, ठीक है। चलें सर, ऑनलाइन वाले हज़रात आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी लगी मुझे सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और ये 1 मिनट बेटा, चलें सर,
सर इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है?